Good morning, students. Welcome to your SST class, and today I am continuing your chapter 2 of economics, that is sectors of Indian economy. Students, yesterday I explained you about the three sectors, that is private sector, secondary primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Okay, and then I also explained that which type of activities we are including under the primary, secondary, and tertiary sector. Now I am explaining that हाउ वी कैन कंपेयर द थ्री सेक्टर्स. कल मैंने आपको ये बता दिया था कि हम इन तीनों सेक्टर्स को फाइनली कैलकुलेट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, और फिर टोटल जो है वो अमाउंट जो है वो निकालते हैं. ठीक है, जिसमें मैंने हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर. किस तरह से हम काउंट करते हैं वेरियस गुड्स और सर्विसेज को, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, टोटल प्रोडक्शन को ईच सेक्टर की. ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल कल बता दिया था कि 10 kg ऑफ वीट इज़ सोल्ड एट ₹8 पर kg, कि 10 kg जो वीट है वो ₹8 पर kg के अकॉर्डिंग से सॉल्व हो रहा है. अगर हम उसको सोल्ड कर रहे हैं तो हम 80,000 रुपीज़ हमने लिए, वैल्यू डाली वीट की. और ऐसे ही कोकोनट्स की वैल्यू अगर हम ₹10 पर कोकोनट की वैल्यू के हिसाब से 5,000 कोकोनट्स को अगर सेल कर रहे हैं तो ₹50,000 इन कोकोनट्स की वैल्यूज़ आएगी. तो इसी तरह से हम हर सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं और उनको कैलकुलेटेड करते हैं. देन वी आर एडेड दैम. ये हम करते हैं हमारे जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में. ठीक है, चलिए. नाउ रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. अब हमें एक प्रिकॉशन सभी को लेनी होती है. क्या? दैट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. कि हर गुड और सर्विसेज जो हम ले रहे हैं या बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, उसको हम काउंट करेंगे. कोई भी गुड और सर्विसेज अनकाउंटेड ना रह जाए. बट इसमें तभी हम फाइनल गुड्स को वो कर पाएंगे. इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. बट इसके लिए एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हम फाइनल गुड और सर्विसेज की प्राइस को ऐड करेंगे. जो मीडियोकर्स हैं उनको नहीं लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन बनाई तो हम फाइनल गुड मशीन का ही प्राइस ऐड करेंगे, जो हमने एग्जैक्टली लास्ट में मशीन का प्राइस रखा. उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि पहले हमने स्टील लिया फिर उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन डाली. नहीं, फाइनल गुड, फाइनल मशीन जो आई उसके प्राइस को ऐड करेंगे. ये हम प्रिकॉशन लेते हैं डबलिंग को रोकने के लिए, कि कहीं पर भी किसी तरह की डबलिंग ना हो जाए. ठीक है, जैसे कि टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल्स फॉर ₹8 पर kg. एक एग्जाम्पल वो ये दे रहा है कि सपोज एक फार्मर वीट बेचता है एक आटा बनाने वाली मिल को ₹8 पर kg के हिसाब से. मिल ग्राइंड्स द वीट, मिल ने वीट को ग्राइंड किया, उसका आटा बनाया, एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी, और फ्लोर को बिस्किट कंपनी को दे दिया. अब कंपनी जो है वो ₹10 पर kg के हिसाब से उससे आटा ले रही है. फिर बिस्किट का पैकेट बना, और बिस्किट का पैकेट जो है वो ₹60 पर पैकेट के हिसाब से सेल किया गया. सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60, ₹15 पर पैकेट. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स. अब यहाँ पर फाइनल गुड क्या है? बिस्किट. गुड दैट रीच द कंज्यूमर, ये वो गुड है जो कि कंज्यूमर पर पहुँच रहा है. ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ₹8 वीट के लिए, फिर ₹10 फ्लोर के लिए, ₹18, और फिर ₹15 पर पैकेट के हिसाब से हमने ₹15 के बिस्किट भी लिए. ठीक है,
तो हमने तो उसका प्राइस बना दिया 8 + 10 18 और +15 33 रुपीज़, बट एग्जैक्टली 33 रुपीज़ बिस्किट का प्राइस नहीं है। बिस्किट का प्राइस क्या है? 15 रुपीज़ पर पैकेट। क्यों? क्योंकि जो 15 रुपीज़ पर पैकेट आया है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसने अपने सारी कॉस्ट को बीच में ऐड करके 15 रुपीज़ रखा है प्राइस बिस्किट का। अगर वो 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से बिस्किट का बेच रहा है तो इसका मतलब उसने इसमें वो प्राइस ऐड किया है जो कि 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चल रहा था। 10 रुपीज़ पर पैकेट जो उसने फ्लोर का आटे का जो उसने प्राइस दिया, 10 रुपये का अगर उसने आटे का पर केजी का प्राइस दिया तो 1 केजी आटे में तो बहुत सारे बिस्किट बनेंगे ना, ठीक है। सपोज 2 पैकेट भी बन रहे हैं तो उसने 5 रुपये का आटा लगाया, ठीक है। एक पैकेट में 5 रुपीज़ वो उसमें इंक्लूड है, और फिर उसने उस बिस्किट की प्रोसेसिंग में जो खर्चा किया बिस्किट बनाने के लिए, उसमें शुगर डाली, उसमें कुछ और भी डाला, बेक भी किया और बेकिंग करने वाले को भी सैलरी दी, वो सारा इंक्लूड करके ट्रांसपोर्टेशन भी उसने वहाँ से सामान लेकर आया, दुकान तक पहुँचाया, वो सारी की सारी ऐड करके उसने उसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ रख दी कि मुझे ये बिस्किट वहाँ से लेकर स्टार्टिंग मेरी फैक्ट्री से लेकर यहाँ पहुँचाने तक इतनी कॉस्ट लगी है और मुझे इतना प्रॉफिट भी लेना है। सपोज उसकी 12 रुपीज़ की कॉस्ट आई है तो वो 3 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ अपना 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से उसको सेल कर रहा है। तो फाइनल गुड का में सभी ऐड हो गए ना। अगर मैं उसका 33 रुपीज़ कॉस्ट लेती हूँ तो क्या कर दिया मैंने तो आटा भी 2 बार काउंट कर दिया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी 2 बार काउंट कर दिया, मैंने लेबर भी 2 बार काउंट कर दी, ठीक है। बिस्किट्स फॉर फाइनल गुड्स, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, वाई आर ओनली द फाइनल गुड्स। अब वो समझाएगा कि वो हम फाइनल गुड को ही क्यों ले रहे हैं। फाइनल गुड एंड सर्विसेज काउंटेड इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। Intermediate goods are used up in producing the final goods and services. The value is final goods already included the value of all the intermediate goods. यही बताया ना मैंने आपको भी कि जो 15 रुपीज़ उसका कॉस्ट आई है उस 15 रुपीज़ में ऑलरेडी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऐड है, उसमें हमें कुछ भी नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसमें 18 और 10 रुपीज़ को लेकर चलेंगे तो हम डबलिंग कर देंगे। तब तो हमने वीट के ही प्राइस 2 बार काउंट कर दिए। क्यों? देखो, जब फार्मर ने वीट सेल की फ्लोर मिल को तो उसने भी अपना प्रॉफिट देखकर ही तो वीट सेल की होगी। उसने भी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या अपनी वीट प्रोड्यूसिंग में जो खर्चा उसने लगाया उसको देखकर ही दिया होगा। फिर जो वीट जो फ्लोर मिला है उसने 10 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग आगे कंपनी को सेल किया तो उसने भी तो 8 रुपीज़ वो ऐड, उसको पता था कि मैंने 8 रुपीज़ दिए हैं इसके, और 2 रुपये मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम की है, ठीक है, आटा पीसने के लिए। तब उसने 10 रुपये उसको पर केजी के हिसाब से आगे सेल किया। तो डबलिंग नहीं करनी है हमें। यहाँ तो हम 10 रुपीज़ लेते अगर सिर्फ फ्लोर तक जाते तो, बट हम बिस्किट तक जा रहे हैं तो हमें सिर्फ 15 रुपीज़ लेने हैं। वी आर नॉट इंक्लूडिंग द 8 और 10 रुपीज़। अगर वो हम इंक्लूड करेंगे तो हम डबलिंग कर देंगे। ये जीडीपी में एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब हम निकालते हैं उसके लिए है ये मेन प्रोसेस। इसीलिए आपको मैं डिटेल में समझा रही हूँ, अदरवाइज़ इसमें कुछ खास वो नहीं है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, तो इसमें ये बता दिया कि एग्जाम्पल फ्लोर इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, और फाइनल गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है। द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, hence the value rupees 60 for the biscuit already includes the value of flour. Similarly,
value of all other intermediate goods would have been included to count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct. तो वो यही कह रहा है, ठीक है, कि 60 रुपीज़ फाइनल गुड में अगर हम 10 रुपीज़ फ्लोर और दूसरे का वीट का अगर हम प्राइस लगा रहे हैं तो दैट इज़ इनकरेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, because then we would be counting the value of the same things a number of time, first as wheat, then as flour and finally as biscuit. कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक ही चीज़ को बहुत बार काउंट कर रहे हैं. डबलिंग क्या, हमने तो उसको 3 टाइम 4 टाइम काउंट कर दिया, वीट को भी फ्लोर को भी, ठीक है. तो अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मैं डेफिनेशन है ये, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector for that year, and this is called gross domestic production. ये है definition of gross domestic production. What is gross domestic production? It is the value of final goods and services produced in each sector during a particular year. Provide the total production of the sector of that year. और ये total production हमें उस sector की बताती है उस year में. Okay, so this is your gross domestic production. It is the value of all final goods and services produced within a country. ये सभी फाइनल सर्विसेज को बता रही है जो कि हम एक कंट्री के अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं. ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर जीडीपी शोज हाउ बिग द इकॉनमी इज. एक पर्टिकुलर ईयर में जीडीपी ये बताता है कि इकॉनमी कितनी बड़ी है, कैसे हम उसको चला रहे हैं, ठीक है. इंडिया में मेमोथ task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. GDP कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री निकाल रही है with the help of various government departments. ठीक है, चलिए ये तो हो गया GDP. Now come on the next, that is historical change in sectors. एक्चुअली बेटे इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अभी तक अब हमारा जो हिस्टोरिकल हमारे जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं हमारे सेक्टर्स में. अब वो हिस्टोरिकल चेंजेस किस तरह से आए हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ. हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे? पहले हमारे यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, तो प्राइमरी सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बट नाउ द रोल ऑफ प्राइमरी के साथ साथ द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. नो डाउट टिल नाउ इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. आज भी हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री में रहते हैं और हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एक लार्ज स्केल पर की जा रही है. बट डज इट मीन कि हम अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क ज़्यादा कर रहे हैं? आज से 40-50 ईयर्स बैक अगर हम जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो वेयर दैट ईयर्स द रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज़ वेरी लेस. वहाँ पर टर्शियरी सेक्टर का रोल बहुत कम था. बट नाउ द रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग. सेकेंडरी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई हैं. टर्शरी कैसे इंक्रीज़ हुआ है? अब मैं आपको टर्शरी का पहले बताती हूँ कि टर्शरी किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, वो अब ऐड हुई हैं. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं. जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ. देखो टर्शरी सेक्टर में हमारा रोल क्यों इंक्रीज़ हुआ है. देखो बेटा, आज से अगर हम 25-30 साल पहले भी जाते हैं तो मार्केट में इतने सारे रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, इतनी सारी शॉप्स नहीं होती थी, ठीक है. हमें बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जो प्रोवाइड नहीं होती थी, तो वहाँ पर टर्शरी सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था. तो इसका मतलब तब टर्शरी सेक्टर की जो क्या कहते हैं कि जो इंटरफेरेंस है, या ये कह सकते हैं कि
टर्शी सेक्टर का रोल जो था हमारे जीडीपी में वो कम था। उस समय मशीन्स नहीं होती थी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइनर्स नहीं होते थे, तो किसान अपना सारा काम खुद करते थे, तो वहाँ पर टर्शी सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था। बट अब कंबाइनर्स आ गए हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, तो खेती में भी उनको यूज़ होने लग गया। जब वो उनका यूज़ कर रहे हैं खेती में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टर्शी सेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, बुलाते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स इंक्रीज़ हो गए हैं, तो टर्शी सेक्टर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस है 3 सेक्टर्स में। अब ये चेंजेस कैसे आए, क्यों आए, क्या चेंजेस आए, ये हम इस पूरे चैप्टर में रीड करेंगे डिटेल में, कि पहले किस सेक्टर का क्या रोल था और अब इस किस सेक्टर का क्या रोल है। ठीक है, चलिए अब आज सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट ऑल इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो कहता है अगर हम नॉर्मली बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन द प्रॉस्पर। जैसे ही फार्मिंग के मेथड चेंज हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर मतलब रिच हो गया। ठीक है, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स, बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स। देखिए, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोग जो हैं वो अदर एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट, इंक्रीजिंग हो रहा है क्राफ्ट का नंबर, पर्सन एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं। देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर इंक्रीज हो गए हैं, आर्मी इंक्रीज हो गई है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज कम थे, अब वो इंक्रीज हो गए हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। वो कहता है कि नो डाउट फिर भी स्टेज पर भी बहुत सारे लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और एम्प्लॉय भी दे रहे हैं किसको, प्राइमरी सेक्टर को, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वीट अगर हमने प्रोड्यूस किए खेतों में, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, पर वीट को खेतों से लेकर अनाज मंडी तक पहुंचाना वो टर्शी सेक्टर में आ गया। तो जो ये सेक्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओवर ए लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. ठीक है, ये आ गया कि लोग जो पहले खेतों में काम कर रहे थे, अब फैक्ट्रीज इंक्रीज हो गई हैं तो फैक्ट्रीज में काम करने लग गए हैं। ठीक है, पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स, लोगों ने बहुत सारी गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, जो कि चीप रेट्स पर प्रोड्यूस की जाती हैं फैक्ट्रीज में। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट एंड टेकन प्लेस। अब क्या हो गया है, अब लोग ओवर टाइम लगाते हैं, शिफ्ट्स लगाते हैं इंडस्ट्रीज में। दिस मीन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज। और इसका मतलब क्या है कि सेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज हो गई है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी। हम प्राइमरी में हैं नो डाउट, बट हम प्राइमरी में रहकर भी हम प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम उनकी सेवाएं ले रहे हैं। आज से 100 साल पहले अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बहुत कम थे। ठीक है, सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। सर्विस सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है।
वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. जो लोग काम कर रहे हैं कहीं पर भी वो सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं. एंड दिस इज अ जनरल पैटर्न एब्जॉर्ब्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज. What is the total production and employment in the 3 sectors of India? अब हम पढ़ेंगे कि हमारे तीनों सेक्टर्स में क्या प्रोडक्शन है, कितनी है, हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं. ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. बटे आपके पास इन तीनों को डिस्कस करने के लिए प्रॉपर ग्राफ गिवन है बुक में. ठीक है, हम उसको वैसे ही स्टडी करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में किसका कितना रोल हुआ है, किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है. अभी मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में चेंजेस इंक्रीज़ हुए हैं. ठीक है, चलिए लेट्स ओके देन वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो. थैंक यू.